नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं हल कराऊंगा। और इसमें देखिए ज्यादातर क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि पार्क जो है वो क्या है, वर्गाकार है, और उसकी भुजा दी हुई है 30 मीटर। तो यहां पर देख लीजिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि जो वर्गाकार पार्क है वो बनी हुई है। तो यहां पर देखिए इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। यानी कि जो है जब वर्गाकार है तो एक केवल भुजा की लंबाई दी हुई होगी, तो उतनी ही नाप की सारी भुजाएं हो जाएंगी। और कहा गया है इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहां पर देखिए 1 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कहा गया है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्क फिर कितना बचा, देखिए ये भाग जो है, ये जो है भाग इतना बचा पार्क का, और किनारे किनारे 1 मीटर चौड़ा जो है वो क्या हुआ, रास्ता निकल गया। तो अब देखिए अब जो ये वर्ग जो बीच का जो पार्क बचा है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो देखिए दोनों तरफ से 1-1 मीटर घट जाएगा। तो 1-1 मीटर जब दोनों तरफ से घटेगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 28-28 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 28 मीटर बची है इसी से जो है लंबाई चौड़ाई, इसी से जो है पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसी को जो है क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। तो हमारा जो पार्क में घास लगवाने का खर्चा है वो निकल आएगा। तो यहां पर देखिए आंसर है 30 मीटर भुजा का पार्क जिसमें चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस प्रकार रास्ता छोड़कर पार्क की एक भुजा, यानी कि जब रास्ता इतना छोड़ देंगे चारों तरफ तब पार्क की भुजा क्या होगी, तो देखिए पार्क की भुजा फिर होगी यानी कि 30 में से, यानी कि जो पूरी लंबाई है उसमें से क्या करेंगे, दोनों तरफ 1-1 मीटर जब रास्ता निकल जाएगा तो उसमें से 2 घटा देंगे, तो हमारी जो एक भुजा है वो कितनी बचेगी, 28 मीटर बचेगी। फिर पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पार्क का क्षेत्रफल यानी कि पार्क वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा यहां पर दी हुई है 28 मीटर। तो यहां पर 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 गुणे 28 हो जाएगा, और 28 का 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 784 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, वर्गाकार पार्क में घास लगाने का खर्च निकालना है। तो यहां पर देखिए जो पार्क है उसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, 784 का 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1568 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए a प्लस बी बराबर 12 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 2 दिया हुआ है, और हमको मान निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला लगा देंगे। और फिर देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ है 12, तो यहां पर 12 रख देंगे, और a माइनस बी का जो है मान दिया हुआ है 2, तो यहां पर 2 रख देंगे। दोनों के बीच में देखिए यहां पर जो है गुणे का चिन्ह है, तो यहां पर भी देखिए गुणे का चिन्ह लगा देंगे, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी 2019 का ही आया हुआ
क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग सारे के सारे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगभग में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करा चुका हूं। देखिए 2016, 17, 18, 19 इन सभी को मैं हल करा चुका हूं। तो वहां से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरे जो है वही क्वेश्चन बीच बीच में से हर ईयर के क्वेश्चन जो है उठा लिए जाते हैं और जो है ज्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो पासिंग मार्क तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो जो जिन लोगों का बैक है तो वो तो बिल्कुल ही जो है क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तैयार कर लें, तो उनको जो है इसका फायदा मिल जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहां पर देखिए ग्राम सभा दी हुई है कितनी, 3x+2 दी हुई है। और जो है मतदाताओं की यानी कि प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की जो है संख्या कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है x² + 3x + 6। तो क्या करेंगे कि मतदाताओं की संख्या हमको निकालना है। तो मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी जो है न्याय पंचायत है यानी कि जो है न्याय पंचायत में जितनी ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में जितने जो है मतदाता हैं उनका क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 3x का x² से गुणा करेंगे तो 3x³ आएगा। फिर देखिए 3x से करेंगे तो 3 त्रिका 9x² आ जाएगा। और फिर 3x का 6 से करेंगे तो 6 त्रिक 18x आ जाएगा। और फिर 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2x² आ जाएगा। और फिर 2 तिहाई 6x आ जाएगा। और फिर 6 दूना 12 यानी कि 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे तो जोड़कर हमारा ये आ रहा 3x³ + 11x² + 24x + 12। तो इस प्रकार से ये कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि यदि x = 2 दिया हो तब मतदाताओं की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है x = 2 मान रख देंगे। तो देखिए मान रखने पर मतदाताओं की संख्या कितनी आएगी, तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अब उसमें जो है x = 2 रख देंगे। तो यहां पर देखिए 3 और फिर x की जगह पर देखिए 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 2x³ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए x की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो 2x², 2 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 24x था तो यहाँ पर भी 2 रख देंगे मान। और इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे, इन सभी का जो है क्यूब, स्क्वायर और गुणा जो है कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए 3 × 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कि 11 × 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर प्लस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है 24 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। और फिर 48 और प्लस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखिए 12 यहाँ पर था और जो है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब देखिए 12 की जगह पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 की जगह पर क्या करेंगे 12 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके जोड़ में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 128 यानी कि 128 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 128। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB = 5 और A - B = 4 हो तो A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर AB = 5 दिया हुआ है, A - B = 4 दिया हुआ है। तो A³ + B³ का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले A - B = 4 लिख लेंगे। फिर यहां से A की वैल्यू निकाल लेंगे और B को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या होगा, B इधर माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहां पर B + 4 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, A का मान जो है वो उठा करके AB = 5 में रख देंगे। तो यहां पर देखिए A की जगह पर क्या करेंगे, B + 4 रख देंगे। तो यहां पर B + 4 × B = 5 हो जाएगा। अब देखिए B का अंदर गुणा करेंगे तो B² + 4B = 5 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 5 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 5 जो है वो माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर B²
प्लस 5b माइनस बी और फिर -5 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, जो है गुणनखंड कर लिए हैं इसके। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस बी -5 हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पर 5b में से अगर माइनस b को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4b ही बचेगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और दो दो के जोड़े बना करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के जोड़े में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए b कॉमन लिया गया है दो के जोड़े में से, तो यहाँ से बचा b और यहाँ से बचा देखिए 5 और इसमें दो के जोड़े में जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा b और यहां से देखिए बचेगा प्लस का 5। तो इस प्रकार से जो है अब क्या करेंगे, अब यहां पर इस पूरे में से जो है b प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से b प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहां b माइनस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से b प्लस 5 और b माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, b प्लस 5 और b माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए b के यहाँ पर दो मान निकल रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो क्या होगा, b के दो मान निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बार इनको b के मान लेंगे और एक बार इनको a के मान, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर जो है b को रखे थे तो जो मान a के आएंगे वही b के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जैसे a जो है b बराबर यहाँ पर 1 रखे हैं तो यहाँ पर जो है एक बार a बराबर -1 रख लेंगे, यहाँ b बराबर -5 रखे हैं तो यहाँ a बराबर प्लस का 5 रख लेंगे। यानी कि एक बार a और b के प्लस वाले मान रख लेंगे और एक बार माइनस वाले मान रख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना था। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना था। तो जब हम जो है यहाँ पर b बराबर 1 और a बराबर 5 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए b की जगह पर जो है 1 और a की जगह पर 5 रख करके यहाँ पर मान निकालेंगे तो 126 आएगा। यानी कि हम 25 और 25 पंचे 125 और 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में b बराबर -5 और a बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है -1 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और -5 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का 125 आएगा। तो माइनस का 125 और माइनस का 1 जुड़ जाएगा तो माइनस का 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक मान हमारा आएगा 126 और एक आएगा माइनस का 126, दोनों ही ये उत्तर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आयतन दिया हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो कैसा है, घनाकार है। तो यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ 264 घन सेंटीमीटर और देखिए लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए घन के आयतन का जो है क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है घनाकार, लेकिन घनाकार नहीं घनाभाकार होना चाहिए, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए यहाँ पर जो है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है तो ये घनाकार नहीं होगा, ये घनाभाकार होगा, क्योंकि घनाकार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूले में जो है आयतन की जगह पर उसका आयतन लिख लेंगे और लंबाई की जगह पर लंबाई लिख लेंगे और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पर जो है ऊंचाई रहने देंगे। यानी कि कोई संख्या नहीं दी हुई तो सिर्फ ऊंचाई ही लिखा रहने देंगे। फिर ऊंचाई को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए ये संख्या यहाँ पर गुणे के रूप में है तो यहाँ पर क्या होंगी, बटे में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 यानी कि 33 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 33/6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है
देखिए 3 से काट लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और जो है 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब 11 को 2 से भाग करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी मैं हल करवा चुका हूं। तो यहां पर देखिए नीचे जो है क्या है, नीचे वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, 0 से देखिए 10 तक और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। और फिर यहां पर देखिए क्या है, माप दी हुई है। यहां पर देखिए 5-5 खाने छोड़ करके देखिए 1 से 5 तक और फिर 5 से 10 तक और 10 से 15 तक, इस प्रकार से जो है माप दी हुई है। अब यहां पर देखिए जो 0 से 10 वर्ग जो है 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है, इसमें बारंबारता कितनी है, 2 है। तो यहां पर 0 से जो है 10 के बीच में क्या करेंगे, 2 खाने ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि यहां पर 0 और 5 के बीच में 5 छोटे खाने होंगे और 5 छोटे खानों में क्या करेंगे, 2 तक सिर्फ चलेंगे। और फिर जो है यहां पर देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा और उसके बाद फिर आयत चित्र और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे दूसरे वर्ग अंतराल में। तो यहां पर दूसरे वर्ग अंतराल में देखिए 10 से 20 है, तो 10 से 20 के बीच में कितना चलना है, 8 चलना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 10 और 20 के बीच में देखिए 8 तक जाना है। तो यहां पर जो है 8 तक जाएंगे, यानी कि 10 से जो है थोड़ा नीचे ही रहेंगे। तो यहां पर इस तरीके से ये आयत चित्र बन जाएगा। और इसी प्रकार से क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच में 15 खाने चलना है। तो यहां पर देखिए 20 और 30 के जो है बीच में क्या करेंगे, 15 खाने चलेंगे और फिर 30 और 40 के बीच में फिर 20 खाने इस तरीके से चलेंगे, यानी कि 20 तक जाएंगे। और फिर 40 और 50 के बीच में 16 तक जाएंगे और फिर 50 और 60 के बीच में जो है 6 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आयत चित्र बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कि नीचे वर्ग अंतराल लिख लेंगे और इधर जो है इसके माप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आयत चित्र बनाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में से व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को घटाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर व्यंजक में से क्या करना है, एक दूसरे व्यंजक को घटाना है। तो देखिए जिसमें से जिसको घटाना है तो क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसको घटाना है उसको नीचे रखेंगे। तो यहां पर इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। और जो नीचे वाला व्यंजक है उसके क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। बीजगणित में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी व्यंजक होते हैं, यानी कि जो बीजगणित के अंक होते हैं, उनमें क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहां पर इसके साथ में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ में भी प्लस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को घटा देंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। फिर यहां पर देखिए 7x में से 6x घटेगा तो देखिए 1x बचेगा। और फिर यहां पर 12 में से जो है 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 7 प्लस 5x बराबर 15 प्लस 3x को हल कीजिए। 7 प्लस 5x बराबर 15 प्लस 3x को हल कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम चर को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर देखिए सबसे पहले हम ऊपर से जो है जो संख्या दी हुई हैं उनको उतार लेंगे और उसके बाद फिर यहां पर देखिए क्या किए हैं, यहां पर 7 प्लस 5x माइनस 3x यानी कि 3x को इधर पक्षांतर कर लिए हैं। फिर देखिए 15 प्लस 3x
और बराबर -3x, यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों पक्षों में 3x को घटा दिए हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, और आप चाहो तो पक्षांतर करके ऐसे भी मान निकाल सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन पदों को आपको काटना है, चाहे तो उनको बार बार घटा करके भी जो है हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दोनों पक्षों में से -3 को घटा देंगे तो जो है कोई भी जो है पदों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि दोनों पक्षों में 3x को घटा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 3x से ये 3x कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 5x में से 3x घट जाएगा तो 2x बचेगा। तो यहाँ पर 7 + 2x बराबर 15 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर जो है वही काम करेंगे कि दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 15 में से 7 घट जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर x को एक तरफ रखेंगे, या कह लीजिए कि यहाँ पर भी जो है वही काम करेंगे काटने वाला। तो यहाँ पर देखिए अभी उधर 2 शेष बचा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 शेष बचा है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 8 में 2 का भाग कर देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर x बचेगा। तो इस प्रकार से जो है x बराबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि पक्षांतर करके। यहाँ पर जैसे 5x है, इसमें से देखिए क्या करेंगे, इसमें से 3x घटा देंगे, क्योंकि ये पक्षांतर होकर के इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, इधर 2x बचेगा, और 15 में से ये 7 जब पक्षांतर करेंगे इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। तो कितना बचेगा, तो देखिए 2x बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और जब x बराबर देखिए इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो जो है इधर ये गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर जो है 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 4 मान लाया जा सकता है, और इससे आसान तरीके से लाया जा सकता है। तो आप चाहें तो उस टाइप से करें और चाहें तो इस टाइप से करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि तरीके दोनों सही हैं। आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3n + 4 बराबर 25 को हल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखिए वही काम फिर करेंगे कि जो है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सीरीज में बताया गया है वो दूसरे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एक पद को धीरे धीरे कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अचर पद है, जो चर पद है, उधर देखिए जो भी संख्याएं हैं उनको धीरे धीरे हम काट काट करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3n के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर लिखेंगे, यानी कि ये प्लस में है और घटाने पर जब लिखेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3n, और इधर जो है 25 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। फिर यहाँ पर 3n बटे 3 हो जाएगा और बराबर 21/3 हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में जब 3 का भाग देने पर लिखेंगे तब ये काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 बच रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 से भाग करने पर लिखेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर n हो गया, और यहाँ पर 3 सत्ते 21, यानी कि n बराबर 7 हो गया। तो इस प्रकार से जो है n बराबर 7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरे तरीके से अगर करोगे तो वो इससे भी आसान तरीका है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3n एक तरफ रखेंगे और जो 4 है उसको उधर भेज देंगे तो 25 - 4 हो जाएगा। और फिर यहां पर देखिए 3n बराबर हो जाएगा 21, और फिर यहां पर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 21/3 हो जाएगा जब इसको इधर भेजेंगे, और फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, सरल करेंगे तो इस प्रकार से n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस, फिर देखिए a + 1/a × x + 1 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहां पर गुणनखंड करना है,
तो गुणनखंड करने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का अंदर गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं तो इनको हम 4 पदों में लिख लेंगे, तभी हम जो है इनके गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इस x का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ax हो जाएगा। इसी प्रकार से x का इसमें गुणा करेंगे तो x अपान a हो जाएगा, और माइनस आगे है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 उतार लेंगे। अब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान ए माइनस ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दो के जोड़े में से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे x बचा तो यहाँ x लिख लेंगे, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 अपान a बच जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बचा, और यहाँ पर देखिए 1 के बटे में a नहीं था तो यहाँ पर 1 के बटे में a ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब a ये वाला अंदर जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 ही बचेगा। तो इस प्रकार से कॉमन लेने पर 1 अपान a आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दो पदों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 अपान a कॉमन मिल रहा है, और यहां से बच रहा है x माइनस a। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 अपान a एक ब्रैकेट में और x माइनस a एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 के गुणनखंड करें। तो देखिए 64x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 64x की पावर 4 को लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पर जो है 8x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 9y स्क्वायर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर 8x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस जो है इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी यहां से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये एक बार चाहे और खुल जाता, लेकिन यहां पर देखिए स्क्वायर वाला फार्मूला यहां पर तो बन रहा 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जो है यहां पर देखिए स्क्वायर 8 का नहीं बन रहा, क्योंकि 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और 2 दूना 4 ही रह जाएगा, तो 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है, 8 2 का घन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे आगे ये हल नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघाती त्रिपद व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 के गुणनखंड करें। द्विघाती त्रिपद व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 के गुणनखंड करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 25 के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 आगे हमको लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 24 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 के गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 24 प्लस x में ही यहाँ पर 25 माइनस जो है 1 में ही इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25x में से 1x को घटा लेंगे, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये टूट जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बना लेंगे, और फिर 2 के जोड़े में से यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 बच जाएगा। तो फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस
25 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 25। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमको वही फार्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो बी स्क्वायर का मतलब होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 है यानी कि एक की यहाँ पर कमी है। तो वही एक क्या करेंगे, वही एक इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो फिर जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे इस तरीके से कर दें कि एक को व्यंजक में जोड़ने तथा घटाने पर, और चाहे ये कह लें कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए किस तरीके से किया गया है कि x के गुणांक 8 के आधे यानी कि 4 का वर्ग 16 तृतीय पद होना चाहिए, ये हमको देखने से ही पता चल रहा है। तो अतः इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ने पर व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, एक यहाँ पर जोड़ दिया गया है और एक जो है घटा भी दिया गया है। यानी कि हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि या तो जोड़ दें या तो घटा दें, हमको जो है करना क्या पड़ेगा कि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, जोड़ने तथा घटाने पर, क्योंकि हम इसमें जो है जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा भी देंगे। और फिर देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा नहीं, यहाँ पर स्क्वायर मान लीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस बाहर हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 x माइनस 4 का होल स्क्वायर का जो है फार्मूला है। देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए जो है x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा और फिर जो है 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो देखिए 1 का जब स्क्वायर इधर लिख लेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाती हैं संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आधार और ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सीधे से फार्मूला लगा देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 गुणे 42 और गुणे 14 हो जाएगा। ऊंचाई दी हुई 14 और आधार दिया हुआ 42। तो यहाँ पर 42 गुणे 14 लिख लेंगे और फिर इन सभी का जो है गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 294 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √3/4 हो जाएगा और भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 10 लिख देंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या कह सकते हैं शीर्ष लंब। तो यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर 48 लिख लेंगे और फिर 1/2 गुणे 12 गुणे शीर्ष लंब लिख लेंगे, क्योंकि आधार दिया हुआ है 12 तो 12 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इन सभी को हल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुणे 2/12, तो 12 चौक 48 होता है, तो ऊपर 4 बचेगा और 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख लेंगे, फिर 1/2 आधार दिया हुआ है 124, तो आधार 124 लिख लेंगे और फिर ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो यहां पर हम जो है ऊंचाई को जो है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद फिर देखिए जो संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां पर अभीष्ट भुजा जो है क्या हो जाएगी, अभीष्ट भुजा एक तरफ कर लेंगे, फिर इन सभी को पक्षांतर कर लेंगे, तो जो संख्याएं गुणे में हैं वह भाग में आ जाएंगी और जो भाग में है वह गुणे में पहुंच जाएंगी। तो इस प्रकार से इनको जब हल करेंगे तो देखिए 124 दुना कितना होता है, 124 दुना 248 होता है, यानी कि ऊपर 20 आ जाएगा और 20 का 2 से अगर गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 40 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर दी हुई है और क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दी हुई 18 और चौड़ाई 9 दी हुई, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 18 9 या 162 होता है, तो 162 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सीधे से हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे विकर्ण कितने दिए हुए हैं, 18 और 12 दिए हुए हैं, तो 18 गुणे 12 हो जाएगा और फिर जो है इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 108 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आधार दिया हुआ 36, तो आधार की जगह पर 36 लिख लेंगे और ऊंचाई दी हुई कितनी 12, तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर 12 लिख लेंगे और फिर इन सभी का गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 216 आ जाएगा और जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से 216 वर्ग मीटर हो जाएगा और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग कर चुके हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr और यहाँ पर देखिए जो है त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 मान रख लेंगे और त्रिज्या की जगह पर क्या करेंगे 14 मान रख लेंगे और फिर यहाँ पर 7 से जो है इसको काट लेंगे, तो
यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर देखिए 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 का 22 से गुणा होगा तो देखिए 22 चौक 88 यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 14, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, और फिर 28 का 22 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी। देखिए दो घन दिए हुए हैं और दोनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, और बड़े घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन किसे कहते हैं। तो देखिए घन जो है एक डिब्बे के आकार का इस तरीके से होता है, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। कुछ इस आकार का घन होता है। तो ये हो गया घन। और घनाभ देखिए कैसा होता है, तो घनाभ का आकार देखिए इस रूप में कुछ होता है, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से आयत के रूप में पहले बनेगा, और उसके बाद फिर जो है इस टाइप में जब बनेगा तो इसको बोलेंगे घनाभ। तो देखिए ये हो जाएगा घनाभ। और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको घन कहेंगे, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो घनों को जो है पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। उस घन का हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहले वाले दोनों घन हैं उनका जो है आयतन ज्ञात कर लेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, और उनका जो योग आएगा वही क्या होगा, बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो देखिए पहले घन की जो एक भुजा है वो कितनी दी हुई है, तो वो देखिए दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर, और दूसरे घन की भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है 9, तो यहाँ पर 9 का क्यूब कर लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और फिर 81 नवैया कितना हो जाएगा, तो 81 नवैया हो जाएगा 729। तो यहाँ पर 729 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि जो है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए दूसरे घन की भुजा दी हुई है 4, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक को 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे घन का भी आयतन आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए उसके बाद अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए तो बड़े घन का आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतन। तो यहाँ पर देखिए पहला घन जो है उसका आयतन है 729 और दूसरे घन का आया है 64। तो दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 793 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 9 रख देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तरों की जांच करें। निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तरों की जांच करें। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है 2x - 3/5 बराबर 7, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5y/3 + 1 बराबर 6। तो देखिए पहले समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है 2x - 3/5 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 5 है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 7 के साथ में जो है क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहाँ पर 7 पक्षे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 हो गया है। और उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पर 3 जो है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 35 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए
2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 2 जो है वो 38 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि इधर x के साथ में गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर 38 को जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो देखिए यहां से जो x की वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं, LHS में रख देते हैं, और जब LHS का मान RHS के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए उत्तर की पुष्टि हो गई, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। और जो है जब यहाँ पर जो है x LHS बराबर RHS ना आए तो समझ लीजिए कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से उत्तर की जांच करनी है। और देखिए LHS और RHS दोनों को नहीं हल करना है, दोनों को तभी हल करना है जब LHS और RHS दोनों में जो है x दिया हो, यानी कि x वाला पद दोनों में हो, तब हमको दोनों पक्षों को हल करना है। और जब दोनों पक्षों में x ना दिया हो तब हमको क्या करना है, जिस पक्ष में x दिया है उधर का पक्ष ही हल करना है, बाकी दूसरी तरफ जो है अचर पद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS में जो है 2x - 3 बटे 5 है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 19 मान रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 दूना 38 -3 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, और बराबर में 7 है तो बराबर में 7 को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 - 3 बटे 5 हो गया है, तो 38 में से 3 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो 35 बटे 5 हो जाएगा। और जब 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5y बटे 3 और +1 बराबर 6 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 1 को सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो 6 के साथ में 1 जो है माइनस करेगा क्योंकि उधर प्लस में है, और उसके बाद फिर 6 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5y बराबर 5 15 हो जाएगा। और फिर जो है क्या करेंगे, 5 को भी इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5y के साथ में गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा तो 15 बटे 5 हो जाएगा। और फिर 5 से जो है 15 को भाग करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब उत्तर की जांच में हमको क्या करना है, जो यहाँ पर y की वैल्यू आई है वही जो है यहाँ पर LHS में रख देना है। तो यहाँ पर y की जगह पर जब 3 को रखोगे तो देखिए बटे में भी 3 है, और बटे में 3 होने की वजह से जो है ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 दोनों कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ 5। तो यहाँ पर 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से RHS में भी 6 है और LHS में भी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - 1/x बराबर 3/5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x - 1/x बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x - 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a², यानी कि a² का मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और फिर b² प्लस का b²। तो यहाँ पर प्लस का b² का मतलब 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 2ab होगा। तो माइनस का 2ab का मतलब माइनस का 2 × x × 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब जो है x - 1/x की जगह पर 3/2 मान रख देंगे, क्योंकि ऊपर देखिए 3/2 मान दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है x - 1/x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए बराबर में यहाँ पर जो है x² + 1/x² दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 × x × 1/x दिया हुआ। तो यहाँ से x जो है x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ माइनस का 2 ही बचेगा। अब इस माइनस के 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और नीचे जो है 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 9/4 लिखा हुआ है और उसके बाद जो ये 2 है इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 2। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 + 8/4 हो जाएगा और फिर 9 में 4 को जोड़ेंगे, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बटे में 4 है तो बटे में 4 रहेगा। तो इस प्रकार से 17/4 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2y + 3y - x - 3x - 2y को सरल कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर से पूरा क्वेश्चन जो है उतार लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सारे ब्रैकेट खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए इसके सामने जो है प्लस का चिन्ह है तो ये संख्याएं ऐसे ही रहेंगी, इसके सामने भी प्लस का चिन्ह है तो ये भी संख्याएं ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, इसकी वजह से इसके दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का 3x है तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 2y है तो प्लस का 2y हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर जो है x प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2y देखिए माइनस की है, यहाँ पर प्लस की 2y है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 3y और बचा माइनस का 3x, तो वही यहाँ पर 3y माइनस का 3x लिख लेंगे। अब देखिए जो है 3y - 3x में जो है 3 जो है कॉमन मिला तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचा क्या y माइनस जो है x बचा। अब y माइनस x बचा है तो इसको हम चाहें तो जो है x को आगे कर सकते हैं। तो x को जब आगे करेंगे तो जो है क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से जो है माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आगे जो है क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस का 3। तो आगे यहाँ पर देखिए बीच में जो है बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह बीच में होना चाहिए। तो देखिए बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और जो है x - y हो जाएगा, यानी कि अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 3y, यानी कि इसी के बराबर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है माइनस का 3 आगे कॉमन हो जाएगा और जो है x - y जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3 और ब्रैकेट में x - y आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और करना क्या है कि कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं और एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इसका हम निकाल लेंगे मासा, यानी कि ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जो इन दोनों दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तभी जो है यहाँ पर उसी नाप की टाइलें कमरे में लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इनका जो है हम निकाल लेंगे मासा। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से मासा निकालेंगे। तो देखिए 300 से जो है 425 को भाग कर देंगे। तो देखिए 300 एकम 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 125 को पुनः जो है क्या करेंगे 300 से भाग करेंगे, 300 को 125 से पुनः भाग करेंगे। फिर जो है 125 दुना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 शेष बच जाएगा। अब 50 को पुनः जो है 50 से 125 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 50 दुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 शेष बच जाएगा। अब इस 25 को पुनः जो है क्या करेंगे 50 को भाग देंगे। अब 25 से जब 50 को भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 25 ही इन दोनों संख्याओं का मासा
हो जाएगा। तो अब देखिए जो 25 आया है ये क्या है, वर्गाकार टाइल की एक भुजा है। तो वर्गाकार टाइल की जब एक भुजा हमको पता चल जाएगी तो क्या करेंगे, उस टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 25 गुणे 25 कर देंगे। और फिर देखिए अब टाइलों की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है उसी का जो है जो गुणा करेंगे वही क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 300 गुणे 425 दिया हुआ है। और इसी को क्या करेंगे, जो है टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जो है कमरे की फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 300 गुणे 425 बटे 25 गुणे 25 हो जाएगा। और जब इसको जो है हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 204। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है यानी कि मान लीजिए इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई इस तरीके से ये वाली ऊंचाई दी हुई है। और करना क्या है, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान लेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगी, x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। लेकिन इस जो है समबाहु त्रिभुज के जो ऊपर शीर्ष होता है तो वो शीर्ष से जो नीचे आधार पर लंब डाला जाता है वो लंब क्या करता है, समबाहु त्रिभुज के आधार को दो समान भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये भुजा है नीचे वाली, तो ऊपर से जो शीर्ष से लंब डाला गया है तो इसको दो जो है बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये पूरी जो है वो x थी, तो यहाँ पर जो है आधी इतनी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। और ये भी जो है x/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है निकाल लेंगे एक भुजा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है क्या दिया हुआ है, देखिए इस रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण भुजा हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। और इसकी सहायता से फिर जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए जो है लंब का स्क्वायर बराबर कर दिया गया है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया गया है और इसी की सहायता से फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली गई है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की एक भुजा x माने थे, तो x की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, त्रिभुज की एक भुजा हो जाएगी। अब देखिए हम सीधा सा क्या करेंगे, जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा। और 6 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6×6 36। और फिर जो है 36 को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×1 4 और 4×9 36। तो यहाँ पर 9√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x⁴y माइनस xy⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x⁴y माइनस xy⁴ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, xy कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से बच जाएगा x³ माइनस y³। और फिर देखिए एक्स वाई को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ से देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो x माइनस वाई हो जाएगा।
फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी कि प्लस का एक्स वाई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट के अंदर है 121 प्लस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए 2015 के पेपर में क्वेश्चन है और आप लोगों को हल भी करवाया जा चुका है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करवाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोगों का सिर्फ रिवीजन हो रहा है। और देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो है इन क्वेश्चंस को आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 121 का अंडर रूट दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और फिर 0.04 का वर्गमूल 0.2 हो जाएगा, और 0.16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और फिर देखिए 0.4 में से 0.2 को घटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19.2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो है 2015 के पेपर में हल करवाया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 30 गुणे 16 कर लेंगे, और इधर देखिए मजदूरों की संख्या कितनी है 12 है, तो यहाँ पर 12 कर लिए, और दिनों की संख्या नहीं दी हुई है तो यहाँ पर दिन जो है D1 के नाम से रख लेंगे, यानी कि डी के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर D1 एक तरफ रखेंगे और 12 को पक्षांतर कर लेंगे, तो 30 गुणे 16 और बटे 12 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर जो है इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के दिन कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, यानी कि 12 मजदूर इस काम को 40 दिन में कर लेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की ना समझ में आए, यानी कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए गए हैं 2015 से लेकर के 19 तक सारे पेपर हल करवा दिए गए हैं। तो वहां से आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपी पर अच्छे से पेज पर समझाया गया है। तो वहां से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो हो सकता है थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आंकड़े दिए हुए हैं अवर्गीकृत आंकड़े, और इनकी हमको क्या करना है माध्यिका ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2015 में पूछा गया है। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए ये आरोही क्रम इनका लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे इन पदों को गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिनने पर जो है पदों की संख्या कितनी आ रही 9 आ रही, जो कि एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो देखिए विषम का फार्मूला क्या होता है माध्यिका का n+1/2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए जो है विषम वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर सम पूछा जाता तो सम का दूसरा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर वो दूसरा वाला फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर जो है विषम वाला फार्मूला लगाएंगे n+1/2वें पद का मान। तो देखिए फिर जो है यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन जो है माध्यिका को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा जो है n+1/2वें पद का मान। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे और प्लस का 1/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10/2 हो जाएगा। अब 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि पांचवा पद आ जाएगा। अब पांचवा पद यहाँ पर आया यानी कि ये आंसर जो है हमारा नहीं है, यानी कि पांचवा पद हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको देखिए पांचवा पद जो है देखना पड़ेगा कौन है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, देखिए पांचवा पद कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पर 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया हुआ है 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें वह होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। तो 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 107 और 109। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण क्यू आर पी बराबर 60 डिग्री हो। रचना मत कीजिए। रचना मत कीजिए का मतलब है रचना यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको रचना करना है, यानी कि इसको जो है प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से इस चित्र को सिर्फ बनाना है, रचना नहीं करना है। अगर रचना करने के लिए कहता तो आपको रचना भी लिखनी पड़ती। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रकार की सहायता से ही किए जाते हैं। ऐसे अगर आप हाथ से जो है चित्र को ऐसे बना दोगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको प्रकार से बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए ये 2016 के पेपर में प्रकार से अच्छे से बताया गया है। तो वहां से आप लोग 2016 के प्रीवियस पेपर को आप लोग देख सकते हैं। तो वहां आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा और वहां पर प्रकार की सहायता से अच्छे से बताया गया है कि कैसे ये चित्र बनेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ये चित्र बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर की देखिए ये रेखा खींच लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर जो है आरपी बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन आरपी हमको जो है देखिए ये क्यू आर हमको भुजा मिल जाएगी, लेकिन अब हमको जो है आरपी पता नहीं है कि ऊपर जो है पी बिंदु कहाँ होगा। तो हम आरपी भुजा जो है अब नहीं खींच सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कोण क्यू आर पी जो है यानी कि जो आर बिंदु पर है उस पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी कि जो आर पी भुजा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती हुई भुजा है। तो यहाँ पर देखिए आर पॉइंट पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाती हुई इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर जो है आरपी की माप दी हुई, यानी कि जब ये भुजा 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसी भुजा पर कहीं पी बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर जो है पी बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है आरपी की नाप दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की नाप ले लेंगे और बिंदु जो आर है आर को केंद्र मान करके और जो है जो ये भुजा खींचे हैं 60 डिग्री बनाने वाली, इसी पर जो है एक चाप लगाएंगे और जो चाप लगाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा पी बिंदु हो जाएगा। और फिर इस बिंदु को क्या करेंगे, क्यू को मिला देंगे। तो इस प्रकार से पी क्यू आर हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और देखिए रचना करने के लिए कहा जाता है, यानी कि रचना लिखने के लिए कहा जाता है। तो जो जो काम हम क्रम से किए हैं वही काम हम जो है क्रम से लिख देंगे अपनी भाषा में, बस वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, वही हमारी रचना हो जाएगी। और देखिए कभी भी रचना करने के लिए अगर कहा जाए तो आपको रचना छोड़ना नहीं है, यानी कि ये नहीं कि आप चित्र सही बना लिए तो रचना छोड़ दें। रचना जैसे भी आपको आती है आपको रचना कुल मिलाकर के लिख देना है अगर लिखने के लिए कहा गया है।
क्योंकि देखिए जब चित्र सही बना होगा आपका तो रचना पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ चित्र को देख लिया जाता है। और अगर आपका चित्र सही बना है तो रचना आपकी ऑटोमेटिक सही चेक हो जाती है। इसलिए अगर आप चित्र सही बना है तो रचना को कतई न छोड़िए, जो कुछ भी आपको आता है उल्टा सीधा रचना में लिख दीजिए। अगर आप सही लिख पा रहे हो तो और अच्छी बात है, और सही नहीं लिख पा रहे हो तब भी रचना को छोड़ना नहीं है। लिखने के लिए कहा जाए तो रचना आपको लिखना जरूर है। और अगर आपका चित्र जो है गलत बना हुआ है तब आप रचना चाहे जितनी सही लिखो तब आपकी रचना चेक नहीं होगी, क्योंकि आपका चित्र जब सही बना होगा तभी आपकी रचना चेक हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको चित्र बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपकी रचना भी चेक होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 2016 के पेपर में इसको हम हल करवाए हैं और उससे पहले भी एक वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो दो संख्याओं का अंतर जो है यहाँ पर 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या हम माने हैं x और दूसरी संख्या x प्लस 48। तो स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पर जब अंतर 48 कहा गया है तो यहाँ पर 48 प्लस क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो यहाँ पर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हम x प्लस 48 ही मानेंगे। यानी कि जब x प्लस 48 में से हम x को घटाएंगे, देखिए x प्लस 48 में से जब x को घटाएंगे तो देखिए x x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 48 ही तो बचेगा, और यहाँ पर दोनों का अंतर 48 देखिए आना चाहिए। तो वही यहाँ पर किया गया है, यानी कि एक संख्या x मानी गई है तो दूसरी x प्लस 48 मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का देखिए अंतर जब ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो देखिए काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन गलत लगाया गया है, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है। क्योंकि जो है इसी टाइप से इसको माना जा सकता है, एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी, तभी दोनों का अंतर क्या होगा, 48 होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर x प्लस 48 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x ही है और यहाँ पर 48 इसमें जुड़ गया है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी। तो x प्लस 48 को छोटी संख्या यानी कि x से भाग किया गया है, तो यहाँ पर भागफल कितना है, 5 है और शेषफल 0 है। तो शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि दोनों संख्याओं को बटे में करके बराबर में 5 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 48 बराबर 5x हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 5x को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और 48 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब 5x में से एक x घट जाएगा तो 4x बचेगा और बराबर में माइनस का 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x को एक तरफ रखेंगे और माइनस के 4 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए 48 बटे 4 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 48 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद फिर पहली संख्या देखिए x माने थे, तो यहाँ पर पहली संख्या x यानी कि 12 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या माने थे, x प्लस 48 माने थे, तो यहाँ पर 12 प्लस 48 यानी कि 60 हो जाएगी। अब देखिए दोनों का अगर अंतर ज्ञात करेंगे तो यानी कि 60 माइनस 12 करेंगे, तो 60 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 देखिए हो जाएगा 48, और यही क्वेश्चन में कहा गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2016 के जो है सेकंड सेट में क्वेश्चन हल करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 112 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 121
भागे 11 गुणे 11 ब्रैकेट में है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -4, फिर माइनस, फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर है 3 - 8 - 1 और फिर मंझला ब्रैकेट बंद है और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट हल करेंगे और बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पूरा क्वेश्चन ऊपर से उतार लिया गया है। उसके बाद फिर इस स्टेप में क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर 8 - 1 है, तो 8 - 1 का क्या हो गया, 7 हो गया है। और फिर क्या करेंगे, अब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो देखिए 11 ग्रहियम 121 हो गया है और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, गुणा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस का 4 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, जितने भी छोटे ब्रैकेट हैं उनको हटा देंगे इस स्टेप में। तो यहाँ पर 121 भागे 121 हो जाएगा और प्लस का 4 है। और फिर यहाँ पर देखिए जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर है 3 - 7, तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 112 - 121 और फिर भागे 121 प्लस 4 और फिर यहाँ पर देखिए जो है माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ से भी प्लस का 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब 4 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए 121 को 121 से भाग करेंगे। तो 121 का 121 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 9 आ जाएगा और 112 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।